और आज की क्लास में मैं उसका एक चेक लिस्ट आपको बताऊंगा। 2-3 केस हम डिस्कस करेंगे। आप कोई केस दोगे उसे भी हम डिस्कस कर लेंगे कि हमें हॉरारी को एक्चुअली केपी एस्ट्रोलॉजी में। चलो मैं म्यूट कर देता हूं तो आवाज़ आना शुरू हो गई है। हॉरारी को केपी एस्ट्रोलॉजी में एक्चुअली प्रॉपरली किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे। फिर मैं अपनी तरफ से 2-1 केस कराऊंगा जो कि मैंने डिस्कस किए थे, तो वो मैंने अपने प्रेजेंटेशन में वही लिए हुए हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। फिर आप कोई भी कहोगे। हाँ, स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। बेसिक कंसेप्ट ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्लास में ए टू जेड एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब यहाँ पर मैंने इनको समअप किया हुआ है कि आपको क्या एक्चुअली करना है। जब भी आपको होरारी प्रश्न देखना हो तो क्या आपको एक्चुअली करना है। तो एक मैं डिस्टिंग्विश कर देता हूं, क्योंकि मैं वैदिक का भी प्रश्न कराता हूं, प्रश्न में प्रैक्टिस करता हूं, होरारी का भी प्रश्न कराता हूं। तो ये आपके ऊपर छोड़ देता हूं, मगर मैं फिर भी आपको एडवाइस करूंगा केपी का होरारी वैदिक के कंपैरिजन में इजी टू अप्लाई है एंड मोर रिलायबल है। वैदिक के कंपैरिजन में इसके जो आंसर्स हैं वो ज़्यादा बेटर आते हैं, क्योंकि वैदिक में कोई सेट पैटर्न नहीं है कि आप इसके बेस पर आंसर करोगे। एक क्वेश्चन को यस कहने के लिए वैदिक में कई सारे वो हैं आपके कॉम्बिनेशन, उनमें से कुछ ना कुछ लग ही जाता है। और तो वो जरूरी नहीं है कि वो आपका आंसर आप यस बोल रहे हो तो यस आए। मगर वैदिक के प्रश्न का एक एडवांटेज है, इसमें हम उस सोर्स तक नहीं पहुंच सकते। वैदिक में हम उस पर्टिकुलर सोर्स तक भी पहुंच सकते हैं यदि हम एक्यूरेटली उसको देख पाए कि कोई चीज़ खोई है तो वो कहाँ गई होगी, किस जगह छुपी होगी, कौन लेके गया होगा, कितनी दूर गई होगी। इस तरीके के प्रश्नों के भी वहाँ पर आंसर हैं। उस पर्सन की जो थीफ है उसकी कैसी वेशभूषा होगी, या देखने में कैसा होगा, उसके मूंछ होंगी, दाढ़ी होंगी, लंबा होगा, छोटा होगा। यहाँ पर केपी के अंदर इनका आंसर उतना नहीं दे सकते, मगर यहाँ पर ये बता सकते हैं कि आपका वो काम होगा या नहीं होगा। कोई चीज़ खो गई है तो वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस तरह की कब मिलेगी ये भी यहाँ पर बताया जा सकता है। जबकि वैदिक में वो बताना क्वाइट डिफिकल्ट है कि कब मिलेगी। हालांकि तरीके वहाँ पर भी अवेलेबल हैं, पर उनको अप्लाई करना इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड है। चलो हम स्टार्ट करते हैं चेक लिस्ट कि होरारी में अब आपको क्या करना है। देखिए प्रीवियस क्लास में जो मैंने पढ़ाया था वो सब इनकॉर्पोरेटेड है जो अभी मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा। तो फर्स्ट स्टेप होगा, हमारे पास कोई भी पर्सन आया, उससे हमने सीड ले लिया है जिसे होरारी नंबर बोलते हैं। उसकी हेल्प से हमने होरारी चार्ट प्रिपेयर कर लिया होरारी नंबर डाल के, और एक करंट टाइम चार्ट बनाया। होरारी चार्ट अलग होता है, मैंने पहले ही बताया है। होरारी चार्ट के अंदर होरारी नंबर डाला जाता है, और टाइम चार्ट के अंदर कोई नंबर नहीं डाला जाता। तो हम टाइम चार्ट से करंट आरपी निकाल लेंगे। तो दो चीजें आपके पास तैयार होनी चाहिए। एक तो करंट आरपी, जब हम काम करना शुरू कर रहे हैं आरपी बना लिए आपने, वही 5 आरपी का कंसेप्ट होगा। 5 आरपी कौन से होते हैं, जो मैंने बताया था आपको, स्टार लॉर्ड ऑफ द लगना, साइन लॉर्ड ऑफ लगना, स्टार लॉर्ड ऑफ मून, साइन लॉर्ड ऑफ मून एंड डे लॉर्ड, ये 5 आरपी ले लिए। यदि राहु और केतु किसी प्लेनेट की राशि में यदि जा रहे हैं तो वो उनके एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे, उन्हें भी हम नोट कर लेंगे। तो ये नोट कर लिया हमने, होरारी चार्ट बनाया। अब क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें चेक करना है कि वो जो पर्सन क्वेश्चन लेकर आया है वो कहीं कुरुक तो नहीं है, आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहा है, आपको चेक करने के लिए तो नहीं आ रहा है। तब हम क्या करेंगे, ये सेकंड स्टेप है। आप इस चेक लिस्ट को रख लेना, 2-3 चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे आपको ये याद हो जाएगी। वेदर मून इटसेल्फ और थ्रू इट्स एसटीएल और एसबी, मतलब चंद्रमा खुद या उसका स्टार लॉर्ड या उसका सब लॉर्ड उस प्रश्न से रिलेटेड हाउसेस को इंडिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हम देख लेंगे। तो चंद्रमा को देखेंगे, जो हमने वो चार्ट बनाया उसका होरारी, उसके अंदर वो जिस भाव से रिलेटेड प्रश्न पूछ रहा है नेटिव, तो वो मून से लिंक होना चाहिए। मून या उसके स्टार लॉर्ड या उसके सब लॉर्ड में वो हाउसेस जरूर आने चाहिए। यदि नहीं आ रहे हैं तो वो प्रश्न करेक्ट नहीं है। अब करेक्ट नहीं है तो उसकी दो वजह हो सकती है। एक तो ये हो सकती है कि वो आपको चेक करने के लिए आया हो, बना के लाया हो प्रश्न, बना के लाया होगा तो आपको पता चल जाएगा और आपको लग रहा है कि नहीं ये जेन्यून पर्सन है,
तब आप उससे कहोगे कि भाई साहब आप दूसरा ऑनरी नंबर दीजिए, 10-5 मिनट वेट कर लीजिए, बैठ जाइए और दूसरा ऑनरी नंबर दीजिए, ध्यान से सोचिए उस चीज के बारे में, आप पूछना चाहते हो क्या पूछना चाहते हो, मतलब आप कुछ टाइम पास करके उससे दूसरा ऑनरी नंबर लेंगे। तो ये आपको सब हर एक केस में ये पॉइंट आपको चेक करना है, जो कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर करता नहीं है। वो सोचते हैं कि अब आया है तो ये तो पूछेगा ही, तो वो आप मून से देख लीजिएगा, और यदि आप वो मून से लिंक नहीं हो रहा है और उसका जेन्युइन भी क्वेश्चन है तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। अब जो आंसर दोगे उसके सही आने की पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो इस पार्ट को आप विदाउट फेल जरूर वेरीफाई करिए। और पॉइंट नंबर 3, 4, 5, ये आपको क्या करना है, एनएल और स्टार लॉर्ड ऑफ कंसर्न भावा, आपको जिस भाव से रिलेटेड प्रश्न है वो, सपोज कोई मैरिज के लिए आया, संतान के लिए आया, तो पांचवें भाव से रिलेटेड प्रश्न हो गया। तो फिफ्थ हाउस का सीएसएल और उस सीएसएल का नक्षत्र लॉर्ड दोनों आपको चेक करने हैं कि उनमें से कोई रेट्रो है या नहीं है, ऑलवेज चेक करना है ये। इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपको आगे बढ़ना ही नहीं है। अब उसमें तीन पॉसिबिलिटीज होंगी कि या तो दोनों में से कोई भी रेट्रो नहीं है तो आप आगे बढ़ जाइए, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई भी रेट्रो नहीं है। बहुत सारे केसेस में ऐसा ही मिलेगा। अब दोनों में से आपका दोनों ही रेट्रो हैं, तभी भी आप कह दीजिए, उसको कह दीजिए भाई साहब आपका काम नहीं होगा, दोनों केसेस में आप बिल्कुल फ्री है। मतलब आपका एनएल भी रेट्रो है, सीएसएल भी रेट्रो है भाव का, तो आप सीधा सीधा कह दोगे क्वेश्चन फेल्स, कि आपका काम नहीं होगा, दैट्स ऑल। मगर दोनों ही यदि रेट्रो नहीं है तो अब आगे बढ़ जाइए, आपका क्वेश्चन आप आगे चेक करोगे और चेक करने के बाद जो आंसर आएगा वो दोगे। मगर तीसरी सिचुएशन कि आपका सीएसएल इज रेट्रो, एनएल इज डायरेक्ट, अब काम होगा, मगर तब होगा जब उसका सीएसएल डायरेक्ट होकर उसी डिग्री पर पहुंच जाएगा जहां से वो रेट्रो हुआ था। तो आपको ज्यादा उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल सीएसएल रेट्रो है, एनएल रेट्रो नहीं है, तो आप चेक करिए और आप बता दीजिए कि भाई आपका काम हो जाएगा। और तब होगा जबकि ये सीएसएल, ये प्लेनेट आपको मालूम होना चाहिए एस्ट्रोलॉजर, एज ए एस्ट्रोलॉजर की कब डायरेक्ट होगा, तो आप कह दोगे कि ये डायरेक्ट होने के बाद आपका काम बन जाएगा। अपोजिट है कि एनएल आपका सीएसएल डायरेक्ट है और एनएल रेट्रो है, नक्षत्र लॉर्ड रेट्रो है, सीएसएल डायरेक्ट है। आप दशा देखेंगे होरारी चार्ट के अंदर, यदि सीएसएल की अंतरदशा और सीएसएल की महादशा चल रही है तो उस ड्यूरेशन में वो काम बिल्कुल भी नहीं होगा। यदि केवल एनएल रेट्रो है तो सीएसएल की एडी या सीएसएल की एमडी यदि चल रही है उस समय पर आप उससे नीचे मत जाइएगा, पीडी वगैरह पे मत जाइएगा, केवल एडी और एमडी चल रही है तो आप उसको कह दीजिए कि इस ड्यूरेशन में आपका काम नहीं होने वाला है। तो ये चीज आपको ऑलवेज चेक करनी है शुरू शुरू में, जिस भी भाव से रिलेटेड प्रश्न है उस भाव का नक्षत्र लॉर्ड, उस भाव का सीएसएल आप देख लेंगे, दोनों डायरेक्ट हैं तो आगे बढ़ जाएंगे, दोनों रेट्रो है तो उसको कह देंगे आपके क्वेश्चन का आंसर नो है। यदि आपका एनएल सीएसएल रेट्रो है, एनएल डायरेक्ट है, तो सीएसएल के डायरेक्ट होने पे काम होगा। यदि आपका सीएसएल डायरेक्ट है, एनएल रेट्रो है, तो सीएसएल की यदि दशा चल रही है तब तक काम नहीं होगा, यदि उसकी दशा वगैरह कुछ भी नहीं है तो काम आपका हो जाएगा, ऐसा हम मानकर चलेंगे। ये करने के बाद अब इसके बाद दो तरीके हैं आपको प्रश्न के आंसर देने के। एक तरीका तो बड़ा नॉर्मल सा है, जो हम प्रॉमिस देखते हैं उसी बेसिस पर आपको देना है, कुछ बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है। दूसरा तरीका जो मैंने 11th हाउस से लिंक्ड पिछली क्लास में आपको कॉम्बिनेशंस बताए थे, तो यहां पर मैंने एक पॉइंट नंबर 7 लिखा हुआ है, जो रेट्रो से रिलेटेड 3, 4, 5, 6 पॉइंट मैंने यहां पर मार्क किए हुए हैं, जो मैंने बता दिए आपको। 7th पॉइंट है, देयर आर 2 ways टू फाइंड आउटकम ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज link between first house and 11th house, and second on the basis of script of main bhava. If CSL of main bhava in RP, then main bhava is correct. ये भी चेक कर सकते हो आप कि आप जिसको मेन भाव प्रश्न से रिलेटेड मेन हाउस लेकर चल रहे हो, हॉररी में ऐसा आपके पास हमेशा होगा, आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको काम करते हुए 5 साल भी हो जाएंगे तभी भी आप डाउटफुल रहेंगे कि मैं मेन भाव कौन सा मानकर चलूं, क्योंकि क्वेश्चन ही अजीब अजीब से आएंगे। अब वो क्वेश्चन अजीब अजीब से आएंगे तो उसके अंदर आपको ये डाउट रहेगा कि इसका मैं मेन हाउस और साइड वाले हाउसेस, सेकेंडरी हाउसेस किन्हें लेकर चलूं, क्योंकि प्रश्न कुंडली में कुछ भी प्रश्न आ सकता है। तो वो प्रश्न का आपको जवाब देने के लिए
आपने को क्या करना है, उसका मेन हाउस लेकर चलना पड़ेगा। और मेन हाउस में बहुत बार कंफ्यूजन होता है, एक ही चीज के एक से ज्यादा मेन हाउस हो सकते हैं, क्योंकि जब होरारी के अंदर जब कोई प्रश्न लेकर आएगा तो फिक्स काइंड ऑफ प्रश्न नहीं होंगे, वो कुछ भी प्रश्न हो सकते हैं। तो इन दैट वन पर्टिकुलर केस आपको ये चेक करना है कि जो मेन हाउस कंसिडर किया उसका सीएसएल यदि आरपी में आ रहा है, आपने आरपी शुरू में बनाए थे, उसके अंदर मेन भाव का सीएसएल कस्पल सब लॉर्ड आ रहा है, इसका मतलब आपने जो मेन हाउस लिया है वो करेक्ट है। आप इसे वेरीफाई कर लेंगे। अब तो मेन हाउस की स्क्रिप्ट आप बनाओगे। मेन हाउस की स्क्रिप्ट में यदि उस काम से रिलेटेड भाव आ रहे हैं, जैसे हम मैरिज में प्रॉमिस देखते हैं स्टार लॉर्ड के अंदर, यदि 2 7 11 में से कुछ भी आ रहा है तो हम कहेंगे मैरिज हो जाएगी। एग्जैक्टली ऐसे ही आपको प्रश्न का आंसर दे रहे हैं, होरारी का आंसर देना है। यहां पर देखिए जो 11th हाउस से रिलेटेड कॉम्बिनेशंस को मैंने फिर पुट कर दिया है, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। अब आपको क्या करना है कि आपका कोई भी प्रश्न आया, आप क्या करेंगे, फर्स्ट हाउस का सीएसएल, उसका फर्स्ट हाउस का जो सब लॉर्ड निकालोगे, फर्स्ट हाउस का फर्स्ट सीएसएल निकालना है आपको, सब लॉर्ड एंड सब लॉर्ड ऑफ फर्स्ट। एंड सिमिलरली 11th हाउस का भी आप सब लॉर्ड एंड सब लॉर्ड दोनों लेकर आओगे। फर्स्ट हाउस का भी लेके आना है आपको, 11th हाउस का भी लेके आना है। यदि वो दोनों कॉमन हो जाते हैं तो क्वेश्चन का आंसर यस होगा। मतलब फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड और आपका 11th हाउस का सब लॉर्ड दोनों सेम है तो भी क्वेश्चन का आंसर यस है। फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड और 11th हाउस का सब लॉर्ड सेम है तभी भी क्वेश्चन का आंसर यस है। मैंने लास्ट क्लास में ये कॉम्बिनेशंस बताए थे। यहाँ पर 11th हाउस से रिलेटेड यहाँ पर मैंने बताया था, इफ लग्न सब लॉर्ड इज ऑल्सो 11th हाउस सब लॉर्ड wish is fulfilled. If Lagna sublord is also 11th house sublord, then also wish is fulfilled. तो इस तरीके से हम उसको मानकर चलेंगे, दोनों के सेम है। फर्दर, if लग्न sublord by any means related to 11th house, लग्न का सबलॉर्ड जिसको फर्स्ट सीएसएल बोलेंगे, वो उसके स्क्रिप्ट के अंदर किसी भी तरीके से 11th हाउस आ जाता है, या लग्न का सबलॉर्ड खुद 11th हाउस में जाकर बैठ गया, तभी भी आपकी विश इज फुलफिल्ड, मतलब आंसर यस होगा यदि 11वां भाव कहीं पे भी आ रहा है। इसी तरीके से यदि 11 सीएसएल में भी 11 आ जाता है देन ऑल्सो विश इज फुलफिल्ड। फर्दर इसमें फर्स्ट सीएसएल गिव 11, फर्स्ट सीएसएल आपको 11 दे रहा है एंड 11 सीएसएल डज नॉट गिव 11। फर्स्ट सीएसएल तो 11 दे रहा है मगर 11 सीएसएल 11 नहीं दे रहा है, बट इट इज ऑल्सो नॉट गिविंग एनी हर्डल हाउसेस, 8 वगैरह नहीं दे रहा है आपका, तभी भी आप कहेंगे कि उसकी विश फुलफिल हो जाएगी। मगर फर्स्ट सीएसएल 11 दे रहा है, 11 सीएसएल 11 नहीं दे रहा मगर साथ में वो हर्डल हाउसेस दे रहा है, 8 दे रहा है आपका, मेनली 8, तब हम कहेंगे कि उसकी विश फुलफिल नहीं होगी। तो ये हमें इस पॉइंट का भी ध्यान रखना है। फर्दर एक कॉम्बिनेशन है जिसको मैंने यहाँ पे 12 दिया है, इफ 11 सब लॉर्ड इन आरपी, 11 सब लॉर्ड यदि आरपी के अंदर है, रूलिंग प्लेनेट के अंदर है, 11th हाउस का आपको सब लॉर्ड लेना है। ये हाउस के सब लॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं। 11th हाउस के आप एनएल लोगे, उसका सब लॉर्ड लोगे, उसका सब लॉर्ड लोगे, तो यदि वो है देन ऑल्सो विश इज फुलफिल्ड। अब 13 पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, प्रिपेयर स्क्रिप्ट ऑफ द मेन भाव सीएसएल, मुख्य भाव के प्राइमरी हाउस के सब लॉर्ड की स्क्रिप्ट को तैयार करोगे जो हम प्रॉमिस देखने के लिए तैयार करते हैं। एंड इफ इट इज शोइंग पॉजिटिव भावा रिलेटेड टू प्रश्न बाई इट्स स्टार लॉर्ड, मेनली स्टार लॉर्ड में आना चाहिए वो पॉजिटिव भाव। तो प्रॉमिस मैंने आपको सिखाया था वही यहाँ पे करना है। यदि स्टार लॉर्ड में उस काम से रिलेटेड भाव आ जाते हैं तो इसका मतलब आप प्रश्न का आंसर यस दोगे। अब आपका यस भी आपने बता दिया। अब वो टाइमिंग यदि करवाना चाहता है कि ये काम कब होने वाला है तो आप वही आरपी कॉम्बो टेक्निक से, जैसे कि हम नॉर्मली टाइम करते थे किसी भी इवेंट को, उसी तरीके से करते थे। अब मैं इसको फिर से एक बार ब्रीफ करता हूं और क्या एक्चुअली हमें करना है उसको ध्यान से समझे। होरारी इज नॉट डिफरेंट। जो हमने टाइमिंग ऑफ इवेंट किए थे कई सारे, हमने चाइल्ड बर्थ का किया था, प्रॉपर्टी सेल का किया था, प्रॉपर्टी परचेज का किया था, या मैरिज से रिलेटेड जो हमने इवेंट टाइम किए थे, आप जरा ध्यान से समझें। होरारी उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल 1% भी डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वे में किए जा सकते हैं। जैसे हम प्रॉमिस देखते थे वहां पर कि हम प्रॉमिस देखते थे कि सपोज मैरिज का प्रॉमिस देखना है तो हमने 7th CSL की स्क्रिप्ट बनाई,
सेवेंथ हाउस का CSL लिया, उसका नक्षत्र लॉर्ड लिया, उसका हमने सब लॉर्ड लिया। हमने देखा यदि उसके नक्षत्र लॉर्ड में उस काम से रिलेटेड भाव आ रहा है तो प्रॉमिस है। फिर हमने कहा कि यदि उसमें भी नहीं आ रहा है तो सब लॉर्ड के अंदर आता है तो वो उसको मॉडिफाई कर सकता है, और तीनों में आ जाता है। यदि CSL में भी आ जाता है, स्टार लॉर्ड में भी आ जाता है, सब लॉर्ड में भी आ जाता है, तो वो प्रॉमिस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। वहां पर हमने जो एक चीज और बताई थी वो ये बताई थी कि सपोज स्टार लॉर्ड में उस काम से रिलेटेड भाव नहीं है मगर न्यूट्रल हाउसेज हैं, तभी भी इवेंट होने की पॉसिबिलिटी रहती है, आप डिनाइल नहीं करोगे। स्टार लॉर्ड में हाउसेज नहीं है और सब लॉर्ड में है तो सब लॉर्ड भी उस भाव से रिलेटेड रिजल्ट दे सकता है। ये सारी बातें की थी। होरारी में बिल्कुल वही टेक्निक यूज करनी है। डिफरेंस ये है कि उसकी बर्थ चार्ट की बजाय होरारी चार्ट लेना है आपको। होरारी चार्ट लेते टाइम मगर यहाँ पे आपको आंसर यस और नो में देना है, तब यहाँ पर सारा फोकस आपका स्टार लॉर्ड पर होगा। केवल स्टार लॉर्ड में यदि उस काम से रिलेटेड पॉजिटिव हाउसेज आ रहे हैं तब आप कहोगे यस। स्टार लॉर्ड में नहीं आ रहे हैं और आपके बाय द वे वो सब लॉर्ड में आ भी रहे तब आप आंसर नो ही दोगे, क्योंकि सब लॉर्ड में जब हाउस आता है तो वो पॉसिबिलिटी इंडिकेट करता है, सर्टेनिटी इंडिकेट नहीं करता। जो हम वहां पे भी प्रॉमिस की जब बात करते हैं तब हम ये कहते हैं कि सब लॉर्ड में यदि वो भाव आ गया इट मींस काम हो सकता है। ऐसा नहीं कहते कि होगा ही होगा, होगा ही होगा तभी बोलते हैं जब उसके स्टार लॉर्ड के अंदर कंसर्न भाव आ रहा है। स्टार लॉर्ड के साथ साथ यदि CSL में भी आ जाता है, सब लॉर्ड में भी आ जाता है, तो हम कहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस है, अब ये 100% काम होने वाला है। मगर स्टार लॉर्ड से मिसिंग है और केवल सब लॉर्ड में आ रहा है तब हम कहते हैं हो सकता है। होरारी में उसे आप नो कहोगे। होरारी में यस तभी कहोगे जब कंसर्न भाव से रिलेटेड स्टार लॉर्ड के अंदर उस प्रश्न से रिलेटेड हाउस आता है। मैं अभी एक दो केसेस अभी कराऊंगा यहाँ पे इनिशियली जो मैंने यहाँ पे लिए हैं, उसके बाद हम ओपनली देखेंगे। एक क्वेश्चन है ये, होरारी चार्ट को किस तरीके से रीड करना है। प्रॉमिस के बेस पे मैं इसका आंसर करना आपको बताऊंगा कि हम प्रॉमिस के बेस पर कैसे आंसर करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन है ये 25/3/2023, आप चाहें तो नोट कर लीजिए। 25 मार्च 2023 13:52 जबलपुर में ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। होरारी नंबर दिया है नेटिव ने 96 और उसका प्रश्न था ट्रांसफर विल हैपन और नॉट। मतलब वो अपना ट्रांसफर चाहता था जॉब से एक जगह से दूसरी जगह पर, और वो ये पूछ रहा था कि वही ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, ये उसका प्रश्न था। तो प्रश्न के लिए हमने सबसे पहला काम किया, मैं प्रॉमिस के बेस पर आपको किस तरीके से देखना है। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि आपको किस तो भाव से ट्रांसफर देखना है। तो हम यहां पर ट्रांसफर देखेंगे 10th हाउस से, और 10th हाउस के अंदर कौन कौन से वो होने चाहिए ट्रांसफर के लिए। तो देखिए ट्रांसफर के लिए जो भाव होते हैं वो आपने प्रोफेशन का जिन्होंने कोर्स किया होगा उन्हें पता है, मैंने वहां पे भी बताया था कि ट्रांसफर में जो मेन इंपॉर्टेंट हाउसेज होते हैं 3 और 12 होते हैं। तो यहाँ पर जो 10th हाउस की स्क्रिप्ट में 3, 6, 10, 12 यदि आ रहे हैं 3, 6, 10, 12 तो वहां पर ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी है, मगर थर्ड हाउस इज इंपॉर्टेंट, थर्ड इज नेसेसरी। 3 के साथ यदि आपका 12 आ रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉमिस हो गया, मगर 3 मिसिंग है तो ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी कम होगी। तो यहां पर एक्चुअली क्या करना है, सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि ट्रांसफर इन जॉब के लिए कौन सा मुख्य भाव है। तो मैंने कहा 10th मुख्य भाव है यहां पर, और 10th भाव की स्टार लॉर्ड में क्या आना चाहिए 3, 6, 10, 12 आना चाहिए, और 3 इज कंपलसरी ट्रांसफर के लिए। तो 3, 6, 12 सारे इंपॉर्टेंट है, 3 इज नेसेसरी मैंने यहां पर लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को। मैं इसका सबसे पहले ये बनाऊंगा होरारी चार्ट 25/3/2023 को 13:52 जबलपुर, होरारी नंबर 96। तो ये मैं चार्ट बनाता हूं, देखिए ये ऑलरेडी मैंने एक चार्ट यहां पे क्रिएट किया हुआ है। ये 25 मार्च 2023 को ये चार्ट क्रिएट किया हुआ है 13:52 जबलपुर मध्य प्रदेश का ये क्वेश्चन था। इसका चार्ट मैंने क्रिएट कर लिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये प्रश्न भी सही है कि नहीं, क्रूक्ड तो प्रश्न नहीं है, कहीं वो हमें चेक करने के लिए तो नहीं पूछ रहा है। चेक करने के लिए पूछेगा
तो वो आपका उसका आंसर सही नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले मैंने बताया था इसके, आप चंद्रमा को चेक करोगे, चंद्रमा में उस प्रश्न से रिलेटेड हाउसेस आने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मून को देखा, आपको मून दिखाई दे रहा होगा, मून की स्क्रिप्ट में आप जाइए तो मून की स्क्रिप्ट के अंदर उस प्रश्न से रिलेटेड हाउसेस आने चाहिए, अदरवाइज आपका वो प्रश्न करेक्ट नहीं है। तो प्रश्न से रिलेटेड हाउसेस में मून देखता हूं यहाँ पर, तो इसके अंदर देखिए 10 हाउस आ रहा है, आपका 10 आ रहा है। और इसका मून का यदि मैं स्टार लॉर्ड देखता हूं सन, तो सन को देखता हूं तो यहाँ पर सन में हाउस नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, पर इसके अंदर एक 10 आ रहा है, तो मैं इसको ये मानकर चलूंगा कि उस भाव से लिंक्ड कहीं न कहीं प्रश्न है, क्योंकि उसका प्रश्न है प्रोफेशन से लिंक्ड, कि उसका जॉब में ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। तो चंद्रमा के अंदर 10 हाउस आ गया, बाय द वे चंद्रमा में नहीं आया होता तो मैं उसके स्टार लॉर्ड में देखता, और स्टार लॉर्ड में भी यदि 10 आ गया होता तो फिर कोई बात नहीं थी। तो इस तरीके से हम इसको एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि चंद्रमा में वो पर्टिकुलर भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर 10 साफ साफ नजर आ रहा है, प्रोफेशन से रिलेटेड, ट्रांसफर से रिलेटेड है, इसका मतलब क्वेश्चन क्रुक्ड नहीं है। अब क्या करना है दूसरे स्टेप में, ये हमने देख लिया। यहाँ पर इस कुंडली के अंदर मैंने प्लैनेट्स को देखा, उस समय पर देखिए कोई भी प्लैनेट रेट्रो वगैरह नहीं है, इसलिए रेट्रो के चक्कर में हम यहाँ पर इसमें पढ़ेंगे ही नहीं। एक भी प्लैनेट रेट्रो नहीं है। जो ऐप यूज करते हैं उन्हें पता है, पिंक कलर से लिखा होता है वो रेट्रो होता है। यहाँ पर कोई भी प्लैनेट रेट्रो नहीं है, राहु केतु को रेट्रो मानकर चलते ही नहीं है। तो रेट्रो वाला कंसेप्ट भी खत्म हो गया था आपका। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, हमें देखना है 10th हाउस की स्क्रिप्ट को उठाकर। तो 10th हाउस की स्क्रिप्ट पर हम जाते हैं। ये मैं 10th हाउस पर पहुंच गया। 10th हाउस का सबसे पहले हम देखेंगे, 10th हाउस की यहाँ पे स्क्रिप्ट देखी हमने, क्योंकि उसका हमें पर्टिकुलर पर्सन का ट्रांसफर देखना है। तो 10th हाउस की स्क्रिप्ट हम देखेंगे। 10th हाउस में हम क्या करेंगे उसका देखेंगे हम सबसे पहले 10th कस्पल सब लॉर्ड। तो 10th कस्पल सब लॉर्ड यहाँ पर राहु आ रहा है। 10th कस्पल सब लॉर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये राहु है। तो राहु से रिलेटेड हमने हाउसेस देखे, देखिए राहु के अंदर 4 और 10 हाउस आ रहा है, 4 और 10। इसके बाद हम देख लेंगे राहु का नक्षत्र लॉर्ड। राहु का नक्षत्र लॉर्ड देखेंगे तो राहु का नक्षत्र लॉर्ड आ रहा है केतु। राहु का नक्षत्र लॉर्ड आपके सामने देख लीजिए, केतु आ रहा है। तो केतु को देखेंगे। अब हम केतु के अंदर कौन कौन से हाउसेज आ रहे हैं देखिए, इसके अंदर 10 और 4 हाउसेज आ रहे हैं। तो देखिए उस कंसर्न भाव के CSL में 10 और 4 आ रहे हैं, उस कंसर्न भाव के नक्षत्र CSL के नक्षत्र लॉर्ड में भी 10 और 4 आ रहे हैं। अब 10 और 4 में 3 कहीं भी नहीं आ रहा, जो कि ट्रांसफर को इंडिकेट करता है। 3, 6, 10, 12 आते हैं, मगर 3 आपका आना चाहिए। 3 कहीं भी नहीं आ रहा जो ट्रांसफर को इंडिकेट करता है। तो उस कंसर्न हाउस के कस्पल सब लॉर्ड के अंदर 3 अपीयर नहीं हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं इसके सब लॉर्ड पर जाऊंगा ही नहीं। क्योंकि यहां पर जब आप होरारी चार्ट में आपको देखना है तो स्टार लॉर्ड पे बेस ही आप आंसर करोगे। यदि इसके अंदर 3 आ रहा होता तो मैं इसको कहता कि तुम्हारा काम सर्टेनली होगा, ट्रांसफर होगा, मगर इसके अंदर 3 नहीं आ रहा है तो मैं कहूंगा इसका कि आपका ट्रांसफर नहीं होगा, और ये सीधा सीधा हम इसको आंसर दे देंगे। इसी तरीके से देखिए मैं एक और केस लेता हूं यहां पर। एक ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू वेदर आई विल चेंज द रेजिडेंस, क्या मेरा घर चेंज होगा क्या, वेदर आई विल चेंज द रेजिडेंस, तो मैं क्या मेरा घर चेंज होगा क्या, ये इस नेटिव का प्रश्न है। तो यहां पर हम देखिए घर चेंज में क्या होता है, चेंज घर के लिए भी जो ट्रांसफर का हाउस है थर्ड, इंपॉर्टेंट हाउस 3 होता है। चेंज तभी होगा आपका जब 3 हाउस स्क्रिप्ट के अंदर आए। तो मैं या सपोर्टिंग भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप ये मान के चलिए कि जैसे चेंज ऑफ रेजिडेंस में आप यहां पर 3 को ही मेन मानकर चलोगे, प्राइमरी हाउस 3 आएगा तभी आप यस कहोगे। बाकी केसेस में आपको डाउटफुल रहने की जरूरत है। जैसे चेंज ऑफ रेजिडेंस के केस में 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बगैर 3 आए हुए आपका घर चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि चेंज ऑफ घर में आपका थर्ड का इन्वॉल्वमेंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके अंदर 3 आना चाहिए। जब हम होरेरी का आंसर करेंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी हाउस यदि आ जाता है तभी आप सर्टेन होइए, यदि प्राइमरी हाउस नहीं आ रहा है तो
मान के चलिए कि डाउटफुल हो जाएगा, मगर फिर भी स्टार लॉर्ड में आ जाता है तो आप उसे यस बोल सकते हो। मगर स्टार लॉर्ड में उस काम से रिलेटेड कोई भी हाउस नहीं आ रहा तो हम बिल्कुल भी हॉरारी के केस में यस नहीं बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये एक प्रश्न जो आया है, ये डेट ऑफ क्वेरी है 28 फरवरी 2014, आप ये नोट कर लो। और 21:13 रात को 9:13 नरसिंहपुर मध्य प्रदेश का ये प्रश्न है। 28/2/2024 नेटिव ने होरारी नंबर दिया 143, होरारी नंबर 143 आप नोट कर लो। तो अब इसका हम होरारी चार्ट क्रिएट कर रहे हैं। मैं आरपी क्रिएट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आरपी की यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं है, आरपी क्रिएट करके भी मैं बताऊंगा। तो देखिए इसका हम होरारी चार्ट क्रिएट करते हैं। मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं वहां से इसको पिक कर रहा हूं। ये मैंने जो डिटेल दिया है उसी का, और ये पिछला ही आ गया, 1 मिनट। चेंज ऑफ रेजिडेंस का ये है, देखिए 28 Feb 2024 का है। टाइम ऑफ चार्ट है 21:13। यहाँ पे होरारी क्वेश्चन नंबर है 143, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। ये चार्ट हमने क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं देखूंगा कि चंद्रमा को जो हमें चेक करना है। होरारी क्वेश्चन के पीछे देखने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगी। यदि आप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे, किसी भी एक्सपर्ट से ज़्यादा। इसमें कोई देर नहीं लगती। तो मैंने देखिए चंद्रमा देखा, मून। अब मून से रिलेटेड हाउसेज देखिए, इसमें आ रहा है 3, 11, 6, 2, 7, 10। थर्ड हाउस आ रहा है। चेंज ऑफ रेजिडेंस से रिलेटेड हाउस आ गया। आप 1 मिनट में श्योर हो गए कि अब जो एक क्वेश्चन है, क्रूड क्वेश्चन नहीं है, जेन्यून क्वेश्चन है। और अब हम आगे बढ़ जाएंगे फर्दर। वही आपका यहाँ पर मैं उसका देखना चाहता हूँ कि कोई रेट्रोग्रेड तो नहीं है। तो इस कुंडली में मैंने ऊपर चारों तरफ नजर डाली तो कोई भी प्लेनेट रेट्रोग्रेड नहीं है। पिंक कलर का कोई भी प्लेनेट नजर नहीं आ रहा, कोई भी रेट्रोग्रेड नहीं है। तो हमें उस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। अब रेट्रोग्रेड से हम बाहर निकल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने का तरीका क्या है? चेंज ऑफ रेजिडेंस, 4th हाउस मेन हाउस है, उसकी स्क्रिप्ट तैयार करेंगे हम। 4th हाउस इज द मेन हाउस, उसकी स्क्रिप्ट अब हम तैयार करने वाले हैं इसमें, चेंज ऑफ रेजिडेंस में। तो चेंज ऑफ रेजिडेंस में हम 4th हाउस पे चले जाते हैं। ये 4th हाउस हो गया। 4th हाउस का सबसे पहले हम कस्पल सबलॉर्ड लेंगे, सैटर्न। तो सैटर्न को हमने पिक किया। 4th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड सैटर्न है। सैटर्न को पिक कर लिया। यहाँ पर आपको सैटर्न दिख रहा है। तो सैटर्न की स्क्रिप्ट में आए, उसमें 5 और 4 आ रहा है। सैटर्न के अंदर कस्पल सबलॉर्ड लिया, 5 और 4 आ रहा है। अब इस कस्पल सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड लेंगे राहु। सैटर्न का स्टार लॉर्ड लिया राहु। राहु की स्क्रिप्ट डिसाइड करेगी कि इसका काम होगा कि नहीं होगा। ये राहु आ गया और राहु के अंदर आप हाउसेस देख रहे हो तो 4, 5, 9, 11 हाउस आ रहा है। इसमें चेंज ऑफ रेजिडेंस का हाउस 3 कहीं भी अपीयर नहीं हो रहा है। 3 अपीयर नहीं हो रहा है तो इस पर्सन को भी हम यही कहेंगे कि आपका चेंज ऑफ रेजिडेंस अभी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो अब हम 2 मिनट के अंदर होरारी से रिलेटेड किसी भी प्रश्न का हम आंसर कर सकते हैं। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए ओपन करूंगा डिस्कशन के लिए। इसके बाद कोई किसी के माइंड में जेन्यून प्रश्न है तो वो पूछेगा, उसके हम आपके सामने उसको आज की डेट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।